हेलो फ्रेंड्स, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कवर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट और ड्राइव द नेसेसरी एक्सप्रेशन कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन जो शिफ्ट है उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट है क्या वो बताते हैं। पहले मैं आपको इसके माध्यम से समझा देता हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। देखो, ये ग्रेफाइट का एक मैटर है, ठीक है। और ये जो वेव आ रही है इसको बोलते हैं हम फोटोन इंसिडेंट रे। जब कोई फोटोन हुआ या एक्स रे हुआ या गामा रे हुई, इनकी जो वेवलेंथ होती है मान लो लैम्डा है। तो जब ये वेव किसी मेटर या ग्रेफाइट के मेटर से टकराती है तो ये इसका कुछ भाग स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड हो जाता है यानी दूसरी साइड चला जाता है। और जो वो वेवलेंथ होती है, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। पहले की वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इसकी लैम्डा ना रहकर थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब इसकी लैम्डा बढ़ेगा तो इस वेवलेंथ की एनर्जी भी डिक्रीजेज होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी डिक्रीजेज होगी इसकी और लैम्डा इंक्रीजेज होगा, ठीक है। और लेकिन जब इसकी एनर्जी इंक्रीजेज हुई और यहाँ पर एनर्जी है ई, तो ये एनर्जी कहीं कहाँ, तो इसके जो एनर्जी होती है वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चली जाती है। बाकी की जो एनर्जी होती है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चली जाती है। तो इसका जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसका कहने का मतलब ये है कि कॉम्पटन इफेक्ट डिस्क्राइब द स्कैटरिंग ऑफ ए फोटोन, जिसमें एक्सरे आ जाए या गामा रे आ जाए, हैं, फोटोन आ जाए, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन का या मैटर का। चार्ज पार्टिकल होता है मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैटर है ना, इसके अंदर हमारे चार्ज पार्टिकल हैं। जब ये गामा रे इससे टकराती है तो वे चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जिसके कारण ये स्कैटर्ड हो पाती है। तो इसका जो रिजल्ट निकला, इन रिजल्ट ए डिक्रीज एनर्जी, ठीक है। क्या मैंने क्या कहा था कि एनर्जी में डिक्रीज इन होगा, तो एनर्जी डिक्रीज एंड इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ में इंक्रीज हो जाएगी और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को या इस फिनोमिने को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। चलो, ये डायग्राम है इसका। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो डेरिवेशन करने के लिए इसका जो सार है वो मैं आपको बता दूं। पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जब कोलिजन नहीं हो रहा है तब उसमें हम देखेंगे कि एनर्जी क्या थी कोलिजन होने से पहले, एनर्जी और मोमेंटम क्या था कोलिजन होने से पहले, और फिर हम देखेंगे कि एनर्जी और मोमेंटम क्या था कोलिजन के बाद। जब हमें ये चीज़ें पता लग जाएगी, यानी वहाँ से हमें क्या पता लगेगा, इक्वेशंस मिलेगी हमें। इक्वेशन जो नंबर 1 होगी वो हमें एनर्जी से मिलेगी, इक्वेशन 2 और 3 हमारी मिलेगी हमारे मोमेंटम से। अब जब ये इक्वेशन आ जाएगी तब उनको सोल्व करके कुछ टेक्निक लगा के हम अपनी डेरिवेशन को कर सकेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो कॉम्पटन शिफ्ट एक्चुअली में से बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कई डेरिवेशन होता है ये। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, वो डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल पे, है ना। तो इंक्रीजेज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दिस इंसिडेंट फोटोन इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। और कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड इज स्कैटरिंग ऑफ एंगल। ये स्कैटरिंग के एंगल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो ये एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ये वाला एंगल स्कैटरिंग एंगल होता है। तो अब हम बताते हैं कि व्हेन ए फोटोन इलास्टिसिटी कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन एट रिजल्ट द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कन्वर्ज। हमें पता है कि जो हमारा फोटोन होता है ना,
वो मैटर के साथ इलास्टिकली, मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिकली कोलाइड होता है। तो जब ये इलास्टिकली कोलाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी और मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। इसका मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो कोलिजन से पहले एनर्जी देख लेते हैं हम क्या है, और कोलिजन के बाद एनर्जी देख लेते हैं हम क्या है। तो कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखते हैं क्या है डायग्राम में। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोलिजन से पहले की बात हो रही है। तो कोलिजन में से पहले की क्या बात है, जो एनर्जी है किसकी, फोटॉन्स की वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है, एच म्यू, ठीक है। ये हमारी वेवलेंथ की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। फोटोन जो हमारा, उसकी वेवलेंथ की एनर्जी हमारी म्यू नोट है। और इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है नहीं, पर लेकिन यहाँ पर एनर्जी सिर्फ मास रेस्ट की होगी, रेस्ट मास की होगी। वो कितनी होती है, m0c²। तो बिफोर कोलिजन से पहले क्या आया हमारी एनर्जी, एच म्यू प्लस m0c²। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर m0, देखो ये लिख देना हमने एच म्यू ये लिख दिया हमने एच म्यू और m0c²। ऐसे ही हमने आफ्टर कोलिजन के बारे में देखा। आफ्टर कोलिजन में हमने देखा कि हमारी जो एनर्जी थी वो कैसे हुई। तो आफ्टर जब हमारा कोलिजन हो गया तो हमारी जो एनर्जी है ना वो कम हो गई, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो म्यू नोट के फॉर्म में हम देखेंगे, एच म्यू के नोट फॉर्म में वो ये हो गई, हमारी जो एनर्जी ये हो गई, ठीक है। और जब ये हो गई, अब हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे तो है नहीं, वो मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वो वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, mc² होगी, ठीक है। तो दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे और इक्वल कर देंगे दोनों से बराबर। तो मैंने लिखा भी देखो, होगा ये एच म्यू डैश mc²। तो एच म्यू डैश प्लस mc², तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक काम कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि अब क्या काम करेंगे हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी की जगह मोमेंटम आ जाएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन बिफोर कोलिजन एंड इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आफ्टर कोलिजन। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो मैंने लिखा भी है, ये चीज़ आप लिख लेना। अब बात करते हैं हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जिस डायरेक्शन में हमारी रे जा रही है उस डायरेक्शन में हम एनर्जी और एनर्जी कह रहा हूँ सॉरी, मोमेंटम को फाइंड करेंगे। तो उस डायरेक्शन में देखते हैं हमारी रे किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इस एक्स डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा कितना है, p = h π/c, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम हो गया हमारा इस डायरेक्शन में। तो बिफोर कोलिजन, और ये तो जीरो ही है, इस साइड तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, इसलिए हम इधर कितने लगेंगे, 0 + h/μ/c। तो इसके बाद देखते हैं हम जब हमारा कोलिजन हो गया तब मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट जा रही है इस डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ा हमारा जो मोमेंटम था उस पर। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम हमारा यहाँ पर ये है, मोमेंटम देखो यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम दो मोमेंटम है यहाँ पर। दो मोमेंटम कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो mv cos थीटा प्लस h मी डैश c कोस, सॉरी ये तो फाई हो गया, ये थीटा हो गया। तो देखो मैंने लिख रखा होगा यहाँ पे, ये भी ये देखो, ये तो जीरो हो गया जो बिफोर कोलिजन से पहले। आफ्टर कोलिजन के बाद देखो h म्यू डैश कोस थीटा और प्लस कोस फाई। तो इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम देख लिया। अब हम देखते हैं भाई, रे की डायरेक्शन में देख लिया, अब हमें देखना है परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में देखे तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी मोमेंटम नहीं है, इधर भी कोई मोमेंटम नहीं है, इधर भी कोई मोमेंटम नहीं है। चलो कोई नहीं, तो इसलिए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 + 0। यहाँ पर देखते हैं आफ्टर कोलिजन के बाद, पर यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम है हमारा मोमेंटम क्या है, h म्यू डैश c
साइन थीटा, ये प्लस नहीं होगा, ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एम वी साइन फाइव हो जाएगा। तो देखते हैं इधर, देखो ये 0 + 0 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है, ये है, और आफ्टर कोलिजन हमारा ये है, ठीक है, एम वी साइन फाइव। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3, इन द डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब इन तीनों इक्वेशन से ही हमें सब काम करना पड़ेगा। तो इन तीनों इक्वेशन को हमें किस तरह अरेंज करना है वो सोचते हैं। क्या सोचे। तो हमने क्या सोचा कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी ना, उस पर हमने एम बी जो साइन फाई है ना इधर ले आए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये एम वी कोस फाई है। यदि मैं ऐसा करूँ एम वी कोस फाई साइन फाई, इसे एक बना दूँ, तो मुझे एक बनाना है इसे, तो एम वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए मैं क्या काम करूँगा, मैं इन दोनों को पहले स्क्वायर करूँगा, फिर बाद में उन्हें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने किया कि इक्वेशन नंबर 3 को एम वी साइन फाई इधर लिख लिया, ठीक है, लिख लिया ना, यहाँ पे लिख लिया था, इधर ले आया मैं, यानी कि मैंने इसको इधर ले आया, इसको मैं क्या ले आया, मैं इधर ले आया, इसको मैं ले आया इधर, ठीक है। और इसको जब मैं इधर ले आया, इसी तरह मैंने जो इक्वेशन नंबर 2 थी एम वी कोस फाई है, इसको मैं इधर ले आया, तो क्या बनेगा एच म्यू अपॉन सी माइनस एच म्यू डैश अपॉन सी। देखो ये बन गया होगा, ये सॉरी ये गलत हो गया, देखो ये बन गया, और ये साइन का बन गया। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मुझे अब बनाना है इसे एक, इस वाली टर्म हमारी एक बनती हुई दिख रही है। यदि मैं क्या काम करूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ और इसका भी स्क्वायर कर दूँ और दोनों को जोड़ दूँ, तो क्या हुआ, इक्वेटिंग 4 5 स्क्वायरिंग बोथ साइड आफ्टर एडिंग। तो आफ्टर ऐड करने के बाद हमने क्या काम किया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या मिला हमें, देखो हमें क्या मिला, एम वी कोस फाइव का होल स्क्वायर, एम वी साइन फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी माइनस एच म्यू डैश सी कोस फाइव, ठीक है, जो कि वैल्यू है, सीधा सीधा मैंने वैल्यू को पुट किया है, का होल स्क्वायर प्लस एच म्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद क्या होगा, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर रह जाएगा केवल, ठीक है। जब ये सोल्व हो जाएगा तो फिर हम इसे भी सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कर देंगे, एच का स्क्वायर वी का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर सी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच म्यू अपॉन सी इंटू एच म्यू डैश प्लस सी कोस थीटा। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को वो होगी क्या लिखूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर वो ना इक्वल होता है ए का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस आ जाएगा माइनस 2ab, ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो तो इसको मैं बॉक्स में लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बॉक्स कहाँ है, बॉक्स ये रहा मेरा बॉक्स, तो ये रहा बॉक्स, तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, ठीक है। आते हैं अपने यहाँ पर, तो सिंपली देखते हैं अब हमने क्या काम किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। खोलने के बाद हमने क्या काम किया, हमने देखा कि जो हमारा एच म्यू सी साइन स्क्वायर थीटा था, इसको भी हमने होल स्क्वायर से बाहर निकाल दिया।
फिर से हमने सिंपली से सोल्व किया। हमने देखो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे भी क्या था, सी था, यहाँ पे भी सी था, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर था, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर था। तो इस सी स्क्वायर को हम क्या करा, हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इसे हमने क्या काम किया, इसको हम यहाँ पर ले गए। क्या किया हमने, इन सी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद इसको हम यहाँ पर ले गए। जब इन दोनों को हम यहाँ पर ले गए तो हमारा टर्म क्या बना, हमारा टर्म बना एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस एच नॉट म्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2h म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, इसमें हमने कर लिया। इसमें वन की, इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये करने के बाद हमारे पास ये टर्म मिल गई, तो इसको हमने मान दिया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इस स्टेप को करने के बाद हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने इस स्टेप में किया है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ना, और इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या काम किया, जो हमारा एम वी कोस फाई और एम वी साइन फाई था ना, उसको हम एक साइड ले गए। एक साइड लेने के बाद हमने क्या काम किया, उन दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसमें से क्या कॉमन आया, 1/c स्क्वायर कॉमन आया एक साइड में, राइट साइड में सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर कॉमन आया। उस सी स्क्वायर को हमने क्या काम किया, जहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर था उस साइड हमने उसे भेज दिया। यहाँ तक अब तक हमने इतना काम किया है। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं, क्योंकि अब हमें क्या काम करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे कि हमारा ये टर्म कट जाए। ये टर्म कैसे कटेंगे, ये टर्म किस तरह कटेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 माइनस कोस फाई बनाना है, क्योंकि हमें कोस फाई तो हमें रहने देना है, इन्हें काटना है। इनको काटने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमारी जो पहली इक्वेशन थी एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वाली, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमने क्या काम किया, ये थी, ये वाली थी, इसमें भी हमने क्या काम किया, इसमें हमने जो हमारा एम सी स्क्वायर था ना उसे एक साइड ले लिया। एम सी स्क्वायर को हमने एक साइड लिया, ठीक है, ले लिया एक साइड, अच्छी बात है। अब इसे एक साइड लेने के बाद हमने क्या काम किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड का वर्ग ले लिया। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर लेने के बाद हमने अगला स्टेप क्या अपनाया, इसे सोल्व किया। ये कितना हो जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नोट सी का स्क्वायर प्लस एच म्यू माइनस म्यू डैश इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं, जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या पाते हैं, एम नोट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच डैश स्क्वायर माइनस वी डैश का होल स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 मल्टीपल। ठीक है, ये हमने सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। वो क्या होता है, a प्लस बी के फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो बॉक्स में बंद करते हैं इस फॉर्मूले को हम, ये हमने कर दिया बॉक्स में बंद। अच्छा, तो अब वही हमें देखना है, अब हमें क्या करना होगा। चलो हमने स्क्वायर भी खोल दिया। स्क्वायर खोलने के बाद हमने क्या काम करेंगे, तो स्क्वायर खोल दिया हमने, एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वी माइनस ये, और ये कर दिया। इसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपको जो याद रखना है, वो याद क्या रखना है आपको, इस चीज़ को आपको नहीं छेड़ना, इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, मतलब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी इसमें, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसके बाद हम क्या काम करें, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें एच की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें एच की मल्टीप्लाई कर देंगे।
एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला, इसकी मल्टीप्लाई हमने पूरे में कर दी और इसको जू का तू रहने दिया जैसा मैंने आपसे कहा था। तो ये इक्वेशन जो बनी वो इक्वेशन नंबर 8 बन गई। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई, अब हम क्या काम करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे किसकी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी ना, इक्वेशन नंबर जो 6 थी इसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 8। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 8। सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद ये आ गया, आप देखो फिर यहाँ पर देखो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने क्या देखा कि हमारा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये छठी जो इक्वेशन है मैं वो लिख रहा हूँ, छठी इक्वेशन हमारी यहाँ तक थी, ये हमने लिख ली। उसके बाद हमने जब से माइनस से मल्टीप्लाई करा, एम नोट सी स्क्वायर हो गया, सी की पावर 4 हो गया, एम नोट ये हो गया, ये इतना यहाँ तक सारा हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या देखा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब क्योंकि ये दोनों कट गए, माइनस में था, ये माइनस में थे, ये प्लस में थे, प्लस में थे, कट गए। कटने के बाद फिर हम क्या करेंगे ना, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा ये था ना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4, हमने इसमें से एम स्क्वायर सी का स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या लिया, एम का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास टर्म क्या मिली, एम स्क्वायर वी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ पर जो टर्म मिली हमने जो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला, माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश। तो चलो आगे फिर हमने देखा कि हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाइव अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये हमने कुल मिला के इसे सिंप्लीफाई कर लिया। देख लेना आप जब आपसे करोगे कैलकुलेट। इसके बाद जो ये हमारा सी, सॉरी ये यहाँ पे सी नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ, वो तो हमने कॉमन ले लिया था बाद में इक्वेशन नंबर से, ये सी नहीं है, कोई नहीं। ए चलो, तो यहाँ पर क्या है, माइनस 2h स्क्वायर म्यू इंटू म्यू डैश कोस थीटा प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर वी माइनस वी डैश माइनस 2h स्क्वायर वी वी डैश। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखो टेक्निक क्या लगानी है हमें यहाँ पे, टेक्निक ये लगानी है हमें यहाँ पे, इस चीज़ को तो हमें देखो, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये वाली इस टर्म की क्या है यहाँ पे, जो ये माइनस, मैं आपको दिखा दूँ जरा, ये यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके, जो ये आपका ये चीज़ देखो 2h स्क्वायर और म्यू इंटू म्यू डैश, ये हमारी इस टर्म में दिख रहा है, देखो हमें दिख रहा है ना 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ये हमें इस टर्म में दिख रहा है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको कॉमन ले लूं। तो जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास, कोस 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, मैंने भी सिंप्लीफाई कर दिया, से एम स्क्वायर को मैंने परे भी इधर भेज दिया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब अब आप सोच रहे हो कि कैसे आई, ये ऐसे आई, आपने जो पहला चैप्टर है पहला चैप्टर आपका रिलेटिविस्टिक ऑफ थ्योरी वाला चैप्टर जो है, उसमें क्या है, जो आपका एम होता है ना, जो आपका एम होता है, जो एम का फॉर्मूला होता है रेस्ट मास के अरेंज में, तो वो कितना होता है, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। जो एम स्क्वायर था यहाँ पर, ये जो एम स्क्वायर था, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, इसकी जगह हमने क्या काम किया, ये पुट कर दिया। ठीक है, इसकी जगह ये पुट करने के बाद इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। जब हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया, तो ये क्या किया हमने, फिर इसका एलसीएम लेके सी को ऊपर पहुँचा दिया, और इससे हमारा ये, तो इससे हमारा ये से ये कट गया, एम नोट स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2h अपॉन, तो कॉमन लेने के बाद तो एज इट इज़ रहने दिया हमने। फिर यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास ये टर्म थी एम नोट सी स्क्वायर, और यहाँ पे एम नोट सी स्क्वायर थी। हमने क्या काम किया, इसको इधर ले गए, इधर लेने के बाद क्या किया, दोनों कट रहे हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। इधर टर्म क्या बची हमारी, 2h म्यू माइनस म्यू नोट एम सी स्क्वायर, ये
ठीक है, माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा, ये टर्म हमारी ये बच गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसे इसका पक्षांतर करेंगे, यानी कि इसे एक साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद हमारा क्या होगा, 2 से तो हमारा 2 कटा, ठीक है, एक h से हमारा एक h कटा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, h वाले और थीटा वाले टर्म एक जगह करेंगे और म्यू वाले टर्म एक जगह कर देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, देखो हमने यहाँ पर किया है ये h वाले टर्म एक जगह, यानी कुल मिला के बात है कि हमने म्यू यूनिट वाले टर्म एक जगह करने हैं। तो अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, कॉम्पोनेंट शिफ्ट बनाना है। कॉम्पोनेंट शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा लैम्डा होता है, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा लाना है किसी तरह। तो लैम्डा लाने के लिए हम क्या काम करें, यहाँ पर हमारा C1 है, तो C को हम एक C को इधर भेज देते हैं। जब हम एक C को इधर भेज देंगे तो हमारा एक टर्म इस टाइप का बन जाएगा। तो ये C जब इधर चल जाएगा तो ये C अपॉन म्यू डैश माइनस C अपॉन V है। तो C अपॉन म्यू डैश क्या होता है, C अपॉन म्यू डैश होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो ये हमारी जो टर्म बनी ना ये वाली, ये हमें क्या दिख रही है, हमारी कॉम्पोनेंट शिफ्ट दिख रही है। यानी कॉम्पोनेंट शिफ्ट बराबर हमारा जो कॉम्पोनेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है वो आ चुका है, और वो है हमारा ये, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट शिफ्ट तो आ गया भाई, अब हमें देखना है कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस ऐसी है कि जब थीटा की वैल्यू ना 0 हो तो आपका जो कॉम्पोनेंट शिफ्ट होगा ना वो अनमोडिफाइड रेडिएशन देगा। क्या देगा, अनमोडिफाइड रेडिएशन देगा। अभी मैं बताऊंगा कि अनमोडिफिकेशन रेडिएशन क्या होती है और मॉडिफिकेशन रेडिएशन क्या होती है। जब 90 देगा तब इसकी जो कॉम्पोनेंट शिफ्ट होगा वो h अपॉन म्यू नॉट c होगी, ये हमारी मॉड्यूलेशन रेडिएशन होगा। जब हमारा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तब हमारा कॉम्पोनेंट शिफ्ट जो होगा वो मैक्सिमम पर होगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2h अपॉन म्यू नॉट c होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मॉडिफाइड और रेडिएशन अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या होती है। तो हमने शुरू में देखा था कि जब हमारा पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो वो जब हमारा पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो वो कुछ रेडिएशन जो उसकी होती है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि वे दिखती नहीं, बहुत कम डायरेक्शन में बहुत कम होती हैं, वे दिख चलती हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं अनमोडिफाइड रेडिएशन। पर लेकिन जब हमारा इसकी जो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, या फिर कोई एंगल किसी एंगल पे होती है, थीटा पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, तो जो उसकी जो आपकी रेडिएशन होती है वो हमारी मॉडिफाइड होने लगती है। यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे ही हमारी रेडिएशन की वैल्यू भी चेंज होने लगती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन। तो वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।